नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन भारत की सीरीज का 7वां वीडियो है और वैदिक युग का दूसरा भाग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वैदिक युग की चर्चा करते हुए देखा कि कैसे वैदिक युग को साहित्य के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है पूर्व वैदिक काल तथा दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका पूर्व वैदिक काल का समय काल 1500 से लेकर 1000 BC तथा उत्तर वैदिक काल का 1000 BC से 600 BC का समय काल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के मूल्य उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों में अपने यथावत या बदले हुए रूप में पाए गए। ठीक है, तो इस काल विभाजन को हम लोगों ने राजनीतिक संगठन के आधार पर इसमें विभेद देखा था कि किस तरह से पूर्व वैदिक काल का जो राजनीतिक संगठन था कबीलाई था, जबकि उत्तर वैदिक काल का राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद में चर्चित सभा समिति गण का विभाजन था, जो कि एक मंत्री परिषद का काम करता था तथा इसमें स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था। वहीं उत्तर वैदिक काल में ये चारों संस्थाएं कमज़ोर होती चली गई और स्त्रियों को एक तरह से उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरते हुए चली गई। ठीक है, हम लोगों ने राजनीतिक संगठन के आधार पर इन दोनों कालों में विभेद देखा था। आज हम लोग सामाजिक संरचना के आधार पर देखेंगे कि इन दोनों कालों में क्या विभेद रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल का जो समाज रहा है प्रगतिशील रहा है, जबकि उत्तर वैदिक काल का समाज जटिल रहा है। तो क्यों कह रहे हैं कि ये प्रगतिशील था और ये जटिल था, तो देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, यहाँ पर जो भी समाज था, कबीलाई समाज था, ये सगोत्रता पर आधारित था, यानी कि एक कबीले में रहने वाले लोग एक गोत्र के माने जाते थे। जबकि यहाँ पर कबीला नष्ट होने से एक शब्द गोष्ठ आया, जहाँ पर विभिन्न परिवार के लोग अपने गायों को बांधते थे, जिसे उन्हें एक गोत्र का माना जाने लगा। ठीक है, तो सगोत्रता का भी यहाँ पर आरंभ हुआ। ठीक है, कभी इसमें पूर्व वैदिक काल में कबीले के लोगों को जन कहा जाता था तथा इसके प्रमुख को राजन कहा जाता था तथा यही कबीला आगे चलकर गांव में तब्दील हो गया और दो ग्रामों के बीच के लड़ाई को संग्राम कहा जाता है। ठीक है सॉरी। इसके बाद हम लोग परिवार व्यवस्था देखते हैं, तो यहाँ पर परिवार को गृह कहा जाता था, जहाँ पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों तरह के समाज को देखने में मिलता है, जबकि यहाँ पर केवल पितृसत्तात्मक समाज का चर्चा मिलता है। पितृसत्तात्मक, ठीक है। यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज भी यहाँ मौजूद था, जिससे इसके साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद में मामते शब्द का प्रयोग किया गया। आप इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, मामते, जिसका मतलब हुआ पुत्र को माता का नाम दिया जाता था। इसके अलावा विवाह जैसी संस्थाओं में यहाँ पर नियोग जैसी व्यवस्था, नियोग के अंतर्गत जैसे हम लोगों ने महाभारत में वर्णित पांडव जो थे, उनका जन्म नियोग प्रथा से ही, महर्षि वेदव्यास के नियोग के माध्यम से ही इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा विधवा विवाह, बहु विवाह एवं स्वयंवर जैसी वैवाहिक व्यवस्था थी, जबकि यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट विवाह व्यवस्था में ना ही स्वयंवर की व्यवस्था, ना ही बहु विवाह, ना ही विधवा विवाह अलाउ था और परिवार के मर्जी के अनुसार विवाह किया जाता था। ये उत्तर वैदिक काल का समाज रहा है। इसके अलावा व्यवसाय में देखेंगे कि यहाँ पर व्यवसाय विशेषज्ञता के आधार पर वंशानुगत भी हुआ करता था तथा पुत्र को अपने व्यवसाय बदलने का भी अधिकार था और एक ही परिवार में अलग अलग लोग व्यवसाय कर सकते थे, यानी कोई दस्तकारी कर सकता था, कोई कुम्हारकारी या अन्य अपने अपने अनुसार व्यवसाय किया कर सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अपना व्यवसाय बदलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्ग देखेंगे। इस समाज में राजा, पुरोहित, वैश्य और शूद्र वर्ग हुआ करता था। शूद्र उनको कहा जाता था जो लोग आर्यों से पराजित हुए थे, जिसका चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मौजूद है, जहाँ पर थोड़ी बहुत जाति प्रथा का उल्लेख है। जबकि इसमें यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, शूद्र 4 वर्गों में हमारी जाति व्यवस्था बदली, जहाँ पर शूद्रों को उपनयन संस्कार का तथा
तथा वेद सुनने का अधिकार नहीं था। इनको सामाजिक समारोह में भी शामिल होने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा शूद्रों को समाज के मुख्य धारा से अलग रखा जाता था। तो शूद्रों को और स्त्रियों की स्थिति इस समाज में बहुत ज़्यादा दयनीय थी। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को जन्म लेते ही मार भी दिया जाता था, जो कि स्त्रियों को जन्म को हतोत्साहित करना होता था। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, आश्रम जो व्यवस्था थी यानी कि बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं हुई थी। ये आश्रम व्यवस्था जीवन पद्धति के चरण को आश्रम व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंतर्गत 4 चरण आते हैं। जिसका पहला है ब्रह्मचर्य, जिसमें शिक्षा दीक्षा लेना होता है। दूसरा है गृहस्थ, जिसमें संतति का जन्म देना और विवाह जैसी व्यवस्थाएं होती है। तीसरा होता है वानप्रस्थ, यानी कि परिवार में रहते हुए अपने सारे दायित्वों को पुत्रों को सौंप देते थे तथा खुद ध्यान और मन में लगे रहते थे। उसके बाद संन्यास, यानी कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते थे। तो ये आश्रम व्यवस्था मौजूद थी, बट अपने आदिम स्वरूप में थी। जबकि आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई तथा ये पूरी भारतीय समाज को जकड़ लिया। तो इन आधारों पर हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना के आधार पर पूर्व वैदिक काल प्रगतिशील समाज था, जबकि उत्तर वैदिक काल जटिल समाज था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति डाउन होती चली गई। जबकि इस काल में शूद्रों की और शूद्रों का तो महिलाओं की स्थिति बेहतर थी उत्तर वैदिक काल के मुकाबले। ठीक है, अगली संरचना देखते हैं। ठीक है, तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल में हम लोग घोषा और उपाला, नाम याद कर लीजिएगा, घोषा और उपाला 2 विदुषी हुआ करती थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक पक्ष के रूप में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला था कि ये मूलतः पशुपालक समाज था और पूर्व वैदिक काल के अंत तक, यानी उसकी पूर्व वैदिक काल के संध्या तक 1000 BC के आसपास तक ये कृषि कार्य में ही लगे रहे। ये भी मूलतः कृषक व्यवस्था ही थे, कृषक ही थे, बट इनकी जो कृषि व्यवस्था थी बहुत उन्नत थी और एक व्यवस्थित रूप में थी। आर्य लोग कृषि कार्य करने के लिए जंगलों को जलाने लगे और कृषि भूमि का विस्तार करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि व्यवस्था बहुत उन्नत थी तथा और खेती के लिए लकड़ी के हल का सबूत भी यहाँ पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा लोहे का भी प्रयोग अस्त्र शस्त्र तथा कृषि के लिए किया करते थे। इसके बाद ये देखेंगे समाज मूलतः पशुपालक के अलावा अर्ध पशुपालक और कृषक भी था। इस समय तक 1000 BC तक आते थे लोहे से परिचय हो गया था, जो कि हमारे शुरुआती में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में लोहे का प्रथम साक्ष्य पाया गया था। इस समय तक 1000 BC तक आते आते लोहे का प्रयोग होने लगे थे और ये लोग लोहे का प्रयोग हथियार के रूप में करते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र तथा कृषि के लिए प्रयोग किया जाता था। ये मूलतः ग्रामीण जीवन पद्धति थी तथा जो भूमि थी एक सामूहिक संपत्ति के रूप में माना जाता था। जबकि यहाँ देखते हैं हम लोग कि अक्सर युद्ध जो हुआ करते थे भूमि क्षेत्रों के लिए हुआ करते थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उत्तर वैदिक काल साम्राज्य विस्तार का काल रहा, जिससे नए नगरों का, जिससे कौशल विदेह जैसे का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, जनपद का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अयस किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ये धातुओं के लिए, तांबा और कांसे के लिए अयस का प्रयोग किया जाता था, जबकि यो शब्द जौ के लिए किया जाता था, जो आर्य खेती किया करते थे और इनका मुख्य उत्पादन हुआ करता था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में चावल को व्रीहि कहा जाता था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस काल में दस्तकारी व्यवस्था की शुरुआत तो हुई, बट यहाँ दस्तकारी व्यवस्था अपने चरम स्तर पर थी, जिसके अंतर्गत लोहार का अस्तित्व आया। इसके अलावा कुम्हार बढ़ई भी अस्तित्व में आए, जो कि वैश्य ग्रुप में शामिल हुए। इसके अलावा इन दोनों कालों में गाय एक महत्वपूर्ण पशु थी, यहाँ भी थी और यहाँ भी थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में गाय एक मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था, यानी विनिमय का साधन हुआ करता था गाय। उसके अलावा यहाँ पर उद्योग नहीं थे और अर्थव्यवस्था अपने आरंभिक अवस्था में थी, जबकि यहाँ पर उद्योग थे और अर्थव्यवस्था विकास कर रही थी, इसलिए यहाँ का जीवन अस्थायी और नियमित हो गया, जबकि यहाँ का जीवन अस्थायी और नियमित नहीं था, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही अलग अलग संस्थानों का निर्माण करती है। जिस तरह की अर्थव्यवस्था होगी उसी तरह के संस्थान भी होंगे।
उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निष्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। निष्क जो है उत्तर वैदिक काल की मुद्रा कहा जाता था। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर वैदिक काल की मुद्रा क्या कहलाती है, तो निष्क कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और खासियत है उत्तर वैदिक काल की कि यहाँ पर चित्रित मृदभांड दिखते हैं जो कि धूसर रंग के हुआ करते थे। यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग भोजन के लिए तथा पूजा पाठ के लिए इन मृदभांडों का उपयोग किया जाता था। मृदभांड वो होते हैं जो पके हुए मिट्टी के बने हुए मृदभांड होते हैं, जो आज भी हमारे समाज में भांड के रूप में, मृद भांड के रूप में मौजूद है, जहाँ पे हम लोग आज भी थोड़े बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज रखा करते हैं। तो ये रहा हमारा आर्थिक पक्ष, और पिछले हमने सामाजिक पक्ष देखा। तो हमने देखा कि सामाजिक पक्ष में पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो ये डाउन होते जाता है। जो हम लोग ग्राफ देखेंगे पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, अगर सामाजिक पक्ष में देखेंगे तो उसका ग्राफ नीचे की ओर जाता है, यानी कि प्रगतिशील काल नहीं रहा है, वो नीचे नीचे गिरते गया। जबकि आर्थिक व्यवस्था में पूर्व वैदिक काल में से उत्तर वैदिक काल की ओर जाते हैं तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल सामाजिक व्यवस्था में प्रगतिशील काल था, जबकि उत्तर वैदिक काल आर्थिक व्यवस्था में प्रगतिशील काल था। ठीक है, तो चलिए आज भर यहीं रखते हैं, फिर कल आगे इसका एक और पार्ट बनेगा, फिर आगे देखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार।